हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो थ्योरी पढ़ रहे थे और लाभकारी संस्था का, उससे रिलेटेड आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और मैंने प्रीवियस क्लास में इसका जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था और लाभकारी संस्था का सारा कराया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं यह क्वेश्चन कुछ बुक से ले रही हूँ, क्योंकि जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक था तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि क्वेश्चन है उसके नीचे 3 या फिर 4 ऑप्शन है और उसमें कोई एक चुनना है। ठीक है, इस तरह का नहीं है। उसमें स्टेटमेंट फॉर्म्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, यानी ट्रू फॉल्स दिया हुआ है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा वसीयत होता है, ठीक है, जिसे हम लोग लेगसी कहते हैं, तो उसको मानना चाहिए। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि लेगसी शुड बी ट्रीटेड एज, तो बोला जा रहा है ऑप्शन 1 में कि ए लायबिलिटी, बी में है ए रेवेन्यू रिसिप्ट और सी में है कि ए कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, यानी कि वसीयत क्या है, क्या यह देयता है या फिर आयगत प्राप्ति है या फिर पूंजीगत प्राप्ति है। तो देखिए, आज के वीडियो में, आज सुबह के वीडियो में ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो हमारा लेगसी होता है यह एक तरह का देयता माना जाता है। ठीक है, जो कि मृतक साझेदार के बाद जो अमाउंट उसे दे होता है। तो लेगसी को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के इसको हम लोग किस साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, यानी 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय क्लब इज शोन एज। यहाँ बोला जा रहा है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। तो देखिए, आजीवन सदस्यता शुल्क है तो इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्या इसे हम लोग आय व्यय खाते में दिखाते हैं या फिर इसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं या फिर इसे हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाते हैं। तो देखिए, जो हमारा आजीवन सदस्यता शुल्क होता है इसे हम लोग जो कैपिटल फंड होता है उसमें ऐड करके हम लोग दिखाते हैं। तो एक तरह से आजीवन सदस्यता शुल्क जो होता है इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा में हम लोग दिखाते हैं। इसको देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो एक गैर व्यापारिक संस्था होती है, ठीक है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो उसके लिए जो मानदेय होता है, ठीक है, उसका भुगतान क्या होता है, क्या यह पूंजीगत व्यय है या फिर आयगत व्यय है या फिर आय है। तो देखिए, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए जो मानदेय का भुगतान होता है वह क्या होता है, वह आयगत व्यय होता है, क्योंकि यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, कि यह आयगत व्यय होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्ति और भुगतान खाता, यानी जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वह किस प्रकार का अकाउंट है, क्या वह पर्सनल अकाउंट है या फिर वह रियल अकाउंट है या फिर वह नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए, प्राप्ति और भुगतान खाता जो हमारा होता है वह एक वास्तविक खाता है, यानी वह एक क्या है, वह एक रियल अकाउंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय व्यय खाता है, यानी कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वह क्या है, वह व्यक्तिगत खाता है या फिर वास्तविक खाता है या यह नाम मात्र खाता है, यानी यह एक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है यह नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और इसमें जितने भी इनकम है या फिर एक्सपेंस है इनको हम लोग शामिल करते हैं। तो यह एक कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है।
उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से, यहाँ कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। अब देखिए लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है कह रहा है यहाँ पे, तो बोला जा रहा है कि महाविद्यालय, दूसरा में है खेलकूद क्लब, तीसरा में है मारुति उद्योग और चौथा में है हॉस्पिटल। तो देखिए जो हमारा महाविद्यालय है वह लाभ कमाने वाली संस्था है। जो खेलकूद क्लब है, सॉरी एक मिनट, आप इसको फिर से हम कर देते हैं, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि महाविद्यालय, तो देखिए महाविद्यालय जो है वह क्या है, लाभ न कमाने वाली संस्था है, और यहाँ नहीं पूछा जा रहा है तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद खेलकूद क्लब, तो खेलकूद क्लब जो होता है वह भी लाभ न कमाने वाली संस्था है, तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल भी क्या है, हमारी लाभ न कमाने वाली संस्था है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, यानी लाभ कमाने वाली संस्था कौन है। तो देखिए जो हमारा मारुति उद्योग है वह क्या है, लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा आय व्यय खाता होता है वह बनाया जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वह कैसी संस्था के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन एक है कि व्यावसायिक संस्था के द्वारा, ऑप्शन दूसरा है कि औद्योगिक संस्थान के द्वारा, या फिर ऑप्शन तीसरा है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा, ऑप्शन चौथा है कि सभी संस्थाओं के द्वारा आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को जो भी इसका थियोरेटिकल पार्ट कराया था तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो हमारी लाभ न कमाने वाली संस्था होती है यानी अलाभकारी संस्था होती है वह अपने पास 3 तरह के स्टेटमेंट को बनाती है। पहला था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, उसके बाद दूसरा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा था बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ आय व्यय खाता किस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, तो आय व्यय खाता जो होता है वह लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और यह व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा नहीं बनाया जाता है, औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा भी नहीं बनाया जाता है, और यह भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा, आप लोग को दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा प्राप्ति और भुगतान खाता होता है यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वह क्या दर्शाता है। ठीक है, क्या वह सरप्लस को दिखाता है, या फिर वह कैपिटल फंड को दिखाता है, या फिर वह डेबिट बैलेंस को दिखाता है, या क्रेडिट बैलेंस को दिखाता है। तो देखिए जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है यह हमेशा कैसे सेल्स को दिखाता है, तो यह हमेशा डेबिट सेल्स को दिखाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, यह बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है यह किस प्रकार के सेल्स को दिखाता है, तो यह हमेशा डेबिट सेल्स को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। उसके बाद है कि आय व्यय खाता दिखाता है, यानी जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उससे क्या पता चलता है हमें, तो क्या यह सरप्लस को दिखाता है, या फिर डेफिसिट को, या फिर यह कैश बैलेंस दिखाता है, या फिर कैपिटल फंड दिखाता है, या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाता है। तो देखिए जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वह कैश बैलेंस नहीं दिखाता है, कैपिटल फंड भी नहीं दिखाता है, कैपिटल फंड तो हमारा बैलेंस शीट से संबंधित है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी नहीं दिखाता है, नेट प्रॉफिट हम लोग को कहाँ से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है, तो यह भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है यह सरप्लस और डेफिसिट को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेकर अगर हम कोई डोनेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो इसे हम लोग आय व्यय खाते में दिखाएंगे, या फिर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, या फिर आप लोग को यहाँ तीसरा ऑप्शन है कि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम विशेष उद्देश्य के लिए दान प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है डोनेशन प्राप्त करने का, किसी भी संस्था में कुछ उद्देश्य रखा गया है और उसी उद्देश्य को
पूरा करने के लिए हम लोग डोनेशन लेते हैं, तो इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे? इसे हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, ठीक है। यानी इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। और देखिए, अगर समान उद्देश्य के लिए दान है तो इसको हम लोग दिखाते हैं कहाँ? इसको हम लोग रेवेन्यू नेचर के इनकम एक्सपेंस नहीं, रेवेन्यू नेचर के इनकम मानते हैं और इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर समान उद्देश्य के लिए दान है तब तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाएंगे, लेकिन अगर विशेष उद्देश्य के लिए दान है तो इसे हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। तो ये आप लोग का पूरा एनसीईआरटी बुक का जो भी अलाभकारी संस्था था उसका पूरा मैंने उसका हर एक पार्ट पढ़ाया है और फिर उसके सारे एमसीक्यू को भी आप लोगों ने देख लिया। तो यह पूरा जो चैप्टर है आप लोग का ख़त्म हो जाता है और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का पार्टनरशिप जो चैप्टर है आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर से भी आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम इसके वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।